हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसके पाठ 2 में है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका कुछ भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो इसका जो भाग बच चुका था इसको आज हम पूरा करेंगे। तो हमने मेटल और नॉन मेटल को पहचानना सीखा, उसके गुणों के बारे में देखा, उसके जो भौतिक गुण है दिखावट, चमक, आघात वर्ध्यता, तन्यता, ध्वन्यात्मकता, उसके बारे में हमने पढ़ा। उष्मा का चालकता, कुछ हमने प्रयोग भी किया। विद्युत का सुचालक होता है धातु, ये हमने जाना। और अधातुओं के गुणों के बारे में भी हमने जाना। निष्प्रभता, भंगुरता, अध्वन्यात्मकता, विद्युत कुचालकता, उष्मा कुचालकता, और उसको अलग अलग धातु और अधातुओं में अंतर भी जाना। उसका तुलनात्मक अध्ययन हमने किया था। और एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने पेंसिल के ग्रेफाइट का प्रयोग करके बल्ब को जलाया था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे जो बाकी रह गया था उसे आज हम पूरा करेंगे। तो इसमें आगे हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने कुछ प्रश्नों को जाना था, जैसे द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो ऐसे तो धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था पारा, जो थर्मामीटर में द्रव्य भरा रहता है वही है पारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। और कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो पेंसिल में जो लगा रहता है काले रंग का लेड, वो क्या है, ग्रेफाइट, उसको कहते हैं ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। क्यों, ये एक अपवाद है, मैंने आगे कहा था, उसको आपको याद रखना है। यहाँ तक आप जान गए थे। अब है धातुओं के रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण तो आपने जान लिया था, अब धातुओं के कुछ रासायनिक गुण होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, रिएक्शन करती हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जब धातु और ऑक्सीजन मिलता है तब धात्विक ऑक्साइड बनाता है। और ये गुण में कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। धातु प्लस ऑक्सीजन, जब धातु और ऑक्सीजन मिलता है तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। और ये गुण में कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तुरंत अभिक्रिया कर लेती है और उसका ऑक्साइड बना लेती है। तो ये कुछ धातुओं को रिएक्शन करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम है उसको समय बिल्कुल नहीं लगता। ऑक्सीजन मतलब क्या, हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। तो उसी ऑक्सीजन को, तो सोडियम का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है Na, सोडियम Na, ठीक है। और ऑक्सीजन का है O2। जब सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तब क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। जब सोडियम और ऑक्सीजन O2 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Na2O। और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 4 जोड़ा गया है और यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ऊंची क्लास में पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि सोडियम क्या है, धातु है, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा है कि कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ धीमी प्रतिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है, मतलब हवा के संपर्क में आने से ही तुरंत ऑक्साइड बना देता है। लेकिन जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है,
मैग्नीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से धीमा प्रतिक्रिया करता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा धीमा प्रतिक्रिया करता है। इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने से ये मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। तो ये आप देखे होंगे, कभी यदि लोहे का कील आप बाहर रख दिए हैं, वो हवा पानी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक लाल दानेदार कुछ पदार्थ उसके ऊपर बैठ जाता है, उसका रंग बदल जाता है। जो लोहे का रंग होता है उसमें हल्का लाल 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 रंग आ जाता है। ये आप देखे होंगे, इसको हम लोग जंग कहते हैं, साधारण भाषा में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये क्या होता है, तुरंत नहीं होता कि हाँ हम हवा में कील को रख दिया, लोहे को रख दिया तो वो रिएक्शन कर लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन लंबे समय तक जब ये हवा के संपर्क में बना रहता है तब क्या होता है, ये ऑक्साइड बन जाता है। जैसे लोहा Fe और ऑक्सीजन O2, ठीक है, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Fe2O3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 लगाया गया है, ठीक है। अब ये हो गया, जब लोहा और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, लोह ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्रियाकलाप है। तो कुछ सामग्री है, जैसे मैग्नीशियम है, फीता है, चिमटा है। मैग्नीशियम का फीता है, चिमटा, एक चिमटा लेंगे पकड़ने के लिए उसको, और मोमबत्ती और माचिस लेंगे। तो इससे कैसा क्रिया विधि क्या है, इसमें मैग्नीशियम का एक फीता लेंगे और उसे चिमटे से पकड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम आग जलाने वाले हैं। तो चिमटे से पकड़ लेंगे ताकि हाथ ना जले। उसके बाद क्या करेंगे, मोमबत्ती का लौ जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे माचिस की सहायता से, और उसमें क्या करेंगे, अवलोकन क्या होगा, देखिए परिणाम, कि जब मोमबत्ती को जलाएंगे और उसमें फीता को चिमटे की सहायता से ले जाएंगे और जलाएंगे तो क्या होगा, आगे देखते हैं। यह चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है। तो ये कैसा जलता है, चमकीला सफेद जलता है। जैसे ये चित्र में नीचे दिख रहा है, चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है मैग्नीशियम का फीता, ठीक है। और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसे बनता है, एक सफेद राख इसमें आपको शेष मिलेगा। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाएगा, सफेद राख क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2 जब जलेगा, आपस में जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO। ये आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब एक परख नली, लाल लिटमस पत्र एवं नीला लिटमस पत्र लेंगे। तो इससे क्या किया जाता है, लिटमस पत्र से देखा जाता है कि वो उसका प्रकृति कैसा है, वो क्षारीय है ना अम्लीय है, ये देखने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र का। तो थोड़ा सफेद राख को एक परख नली में लेंगे, तो जो राख बचेगा मैग्नीशियम के फीते को जलाने के बाद वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद राख मिलेगा। तो उस राख को एक परख नली में लेंगे। परख नली क्या होता है, इस तरह का एक नली होता है, कांच का नली होता है। तो उस परख नली में लेंगे उस पाउडर को, जो राख बचेगा, और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसमें वो राख लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से हिलाकर मिला लेंगे, और इस घोल को लाल एवं नीले लिटमस पत्र से जांचेंगे। इसके बाद लाल तथा नीला लिटमस पत्र डालकर इसको जांचेंगे। तो क्या जांचेंगे और क्या परिणाम आता है, देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लाल लिटमस पत्र था वो किसमें बदल गया, उसका रंग बदलकर नीला हो गया, और जबकि जो नीला लिटमस पत्र था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो नीला वाला कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें रंग परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो लाल लिटमस पत्र था वो क्या हो गया, नीला हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो घोल है जिसको हमने लिया था वो क्या है, क्षारीय है, उसका गुण कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। तो इससे पता चल गया। अब कुछ धातुएं जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी अब प्रतिक्रिया करता है जब उसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है।
तो कुछ धातु जैसे तांबा है, तो उसको जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तभी वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो उसको और ज्यादा समय लगता है उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और जो सोना और चांदी है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन बाकी धातुएं क्या है, किसी को कम समय लगता है, तुरंत प्रतिक्रिया कर लेते हैं, और कुछ ज्यादा समय लगता है। जैसे सोडियम पोटेशियम का तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगते हैं, लेकिन जो लोहा वगैरह है उसको थोड़ा समय लगता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने में। लेकिन चांदी और सोना जो है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लोहा, तांबा, जस्ता कुछ ऐसे धातु हैं जो बहुत लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहे तो उसमें जंग लग सकता है और उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और लोहा, तांबा, जस्ता ये ऐसा धातु है जिसको पानी यदि लंबे समय तक किसी भीगे, आर्द्र मतलब भीगे हुए जिसमें जलवाष्प है वैसे वायु के संपर्क में वो रहता है, मतलब हवा और पानी दोनों के संपर्क में रहता है, तो उसमें जंग लग जाता है। ये आप भी जानते हैं। और जंग लगकर वो ऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब जंग लगना मतलब क्या, वो हवा या पानी से रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जा रहा है, मतलब उसमें जंग लग रहा है। ठीक है, अब है पानी से अभिक्रिया। धातुएं पानी से किस तरह से अभिक्रिया करती है उसके बारे में देखते हैं। धातुओं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तब जब धातु पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और साथ में क्या, कौन सा गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, H। तो धातु जोड़ पानी क्या हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आप जो समीकरण बन रहा है इसको आप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम ठंडे पानी के साथ भी तेजी से क्रिया कर सकते हैं। तो कुछ है जैसे सोडियम, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ भी तेजी से क्रिया कर सकते हैं, और वे ठंडे पानी के साथ भी तेजी से क्रिया कर सकते हैं। कौन, सोडियम और पोटेशियम। चूंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन तेजी से करते हैं, इसलिए उन्हें किस में रखा जाता है, केरोसिन या तेल में। जो केरोसिन तेल है जिसमें स्टोव में खाना बनाने के लिए जिस तेल का प्रयोग किया जाता है, केरोसिन तेल, तो उसमें डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये पानी से भी रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन से भी। इसलिए इसको रिएक्शन से बचाने के लिए, इसको ऑक्साइड बनने से बचाने के लिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो ये समझ गए पानी से प्रतिक्रिया, अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। अब है 3 नंबर, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके, पानी के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके। अब अम्ल के साथ, अम्ल मतलब एसिड के साथ क्या अभिक्रिया करते हैं धातुएं। धातुएं तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती हैं तो एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब प्रतिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो देखिए ये समीकरण होगा धातु जोड़ तनु अम्ल, तनु अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और किससे क्या बन रहा है, धात्विक लवण, और प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, परंतु ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ एक जैसा नहीं होता है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम एवं मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो ये सारा एक ही जैसा नहीं होता है, मतलब
सारे धातुएं एक जैसी क्रिया नहीं करती, लेकिन जैसे कुछ जैसे धातुएं हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम हैं, वो तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, उसी तरह से ये जो तनु अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ भी तेजी से क्रिया कर लेती हैं। तो ये जो सोडियम है बहुत ही क्रियाशील है, सोडियम मैग्नीशियम। तो सोडियम का है Na, ठीक है, सोडियम को Na से लिखते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होगा धातुओं का, तो हाइड्रोजन गैस भी साथ में बनेगा। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम क्या है? Mg, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो दोनों जब क्रिया करेंगे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कुछ धातुएं जैसे जस्ता एवं लोहा अम्ल के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करेंगी। सोडियम तो बहुत तेजी से करेगा, लेकिन जो जस्ता है, लोहा है, वो अम्ल के साथ धीमी गति से क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा। जबकि कुछ धातुएं जैसे टीन, लेड के साथ मंद गति से अभिक्रिया होता है। जो टीन और लेड है उसमें बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होता है, रिएक्शन का जो रेट है बहुत धीमा होता है। कुछ धातुएं जैसे चांदी, सोना, तांबा आदि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसे धातुएं हैं जैसे सोना चांदी तो पानी और हवा के साथ भी अभिक्रिया बहुत रेयर करती, बहुत धीमा गति से करता है। और उसी तरह चांदी, सोना अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। अब एक क्रियाकलाप देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जस्ता को लेकर एक अभिक्रिया देखते हैं। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, जस्ता का एक टुकड़ा और एक माचिस लेते हैं। तो क्रियाविधि क्या है? यह क्रियाविधि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, इसको आपको नहीं करना, ठीक है, ये शिक्षक दिखाएंगे। तो क्या लेना है? 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक परख नली में लेना है। एक परख नली में लेंगे, क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे 5 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें धीरे धीरे जस्ता के छोटे कणिकाओं को डालते जाएंगे, जस्ता के छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें डालते जाएंगे और उसको हम देखेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा उस रिएक्शन में? उसमें देखने को मिलेगा कि आप बुलबुले उठते हुए देखेंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जस्ता के टुकड़ों को डालेंगे तब देखेंगे कि वहां से बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है। बुलबुला मतलब क्या? पानी में जब कोई चीज डूबता है तो क्या होता है? धीरे धीरे बुलबुला निकलता है ना, तो वही बुलबुला, उस तरह का बुलबुला आपको दिखाई देगा। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाने पर वह पप की आवाज के साथ नीले रंग की लौ के साथ जलने लगता है। यह दर्शाता है कि मुक्त हुई गैस हाइड्रोजन है। तो बीकर में एक परख नली में लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें जस्ता को डालेंगे और उसके बाद उसमें से देखेंगे बुलबुला निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक जलता हुआ माचिस का तीली लेकर यहाँ पर रखेंगे। इस जगह पर जब रखेंगे तो देखेंगे अचानक से पप का आवाज के साथ नीले रंग का लौ के साथ माचिस का तीली जलने लगेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो गैस का बुलबुला निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इससे इसका क्या रिएक्शन हो रहा है? अभिक्रिया क्या हो रही है कि जस्ता Zn, ठीक है, जस्ता Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
इसमें अभिक्रिया होता है और जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन बनता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप समझ गए। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, ये समझ गए हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं क्षार के साथ क्या अभिक्रिया करता है। तो अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो धातुएं होती हैं वे क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु कुछ धातुएं हैं जैसे लेड, एल्यूमिनियम एवं जस्ते ऐसे धातु हैं जो क्षार के साथ भी अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं। तो सिर्फ लेड, एल्युमिनियम और जस्ता जैसे धातु ही क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और जब क्षार के साथ रिएक्शन होता है धातुओं का तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लेकिन सभी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये जो ऊपर हमने क्षार के साथ अभिक्रिया पढ़ा उसका देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण है। जे क्या क्या इसमें रिएक्शन हो रहा है? इसमें हो रहा है जब हाइड्रोजन के साथ जिंक और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑक्साइड बन रहा है, मतलब लवण बन रहा है। ये देखिए लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। अब धातुओं के कुछ रासायनिक धातुओं के रासायनिक गुण तो आपने जाना। अब अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब देखते हैं अधातुएं करती हैं कि नहीं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये धातुओं के साथ जो अधातुएं हैं वे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। हालांकि ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उस पर ये अभिक्रिया नहीं करती है। ये ऑक्साइड अम्लीय होती है, और ये जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C कार्बन और ऑक्सीजन O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CO2, जो हम सांस के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापमान पर भी तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि वो कमरे के तापमान में वायु से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जो फास्फोरस है वो वायु के साथ कमरे के तापमान में भी अभिक्रिया कर सकती है, और इसके फलस्वरूप क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इसे पानी के अंदर संग्रह कर रखा जाता है। इसको रिएक्शन से बचाने के लिए पानी के अंदर रखा जाता है। तो फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। तो अब क्रियाकलाप 4 देखते हैं। इसमें सल्फर चूर्ण, उद्दहन चम्मच और बर्नर, मतलब जिसमें जलाने के लिए उपयोग किया जाएगा, तथा शीशे का एक जार लेंगे। एक कांच की शीशी लेंगे, सल्फर का चूर्ण लेंगे और उद्दहन चम्मच लेंगे और बर्नर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? क्रिया विधि क्या है कि एक उद्दहन चम्मच में, मतलब जिसमें जलाया जाएगा वैसे चम्मच में क्या लेंगे? सल्फर के कुछ चूर्ण लेंगे, सल्फर का पाउडर लेंगे, और एक बर्नर में उसे गर्म करेंगे। एक बर्नर मतलब एक इस तरह का लैब में इस तरह का बर्नर होता है जिसमें आग जलाया जाता है। तो बर्नर के ऊपर चम्मच को इस तरह से रखेंगे, उस पर क्या रखेंगे? सल्फर का पाउडर रखेंगे, और जैसे ही सल्फर जलना शुरू करे चम्मच को शीशे के जार के भीतर ले जाएंगे, और जैसे ही चम्मच में रखा सल्फर जलना शुरू करे उसको कांच के जार के अंदर
ले जाएंगे, भीतर ले जाएंगे और जार का जो ढक्कन है, जार का ढक्कन को ढक देंगे। ठीक है, जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह का, ये कांच का जार है और ये चम्मच है। ठीक है, इसमें क्या रखेंगे, सल्फर को रखेंगे और सल्फर का चूर्ण उसको आग में गर्म करेंगे और जैसे ही सल्फर जलने लगे उसको लेकर कांच के जार में डालकर ढक्कन बंद कर देंगे। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया होता है, देखिए इसमें धुएं से स्वयं को बचाकर रखिए क्योंकि ये विषैली होती है। तो इसको ढक कर क्यों रख दिया जाता है इस जार के अंदर, क्योंकि इसका जो धुआं निकलता है वो काफी जहरीला होता है, इसलिए इसको कांच के जार के अंदर ढक कर रख दिया जाता है। तब इसमें क्या रिएक्शन होता है, अभिक्रिया क्या होती है, सल्फर S प्लस ऑक्सीजन O2 दोनों रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं SO2। ठीक है, इसके पश्चात जार में कुछ पानी डालकर उसे हिलाइए। उसको डाल दिया है चम्मच को जार के अंदर, उसके बाद थोड़ा उसमें पानी डालकर जार को हिलाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये एसिड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दोनों मिलकर क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3। तो ये क्या है, एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। तो एक परख नली में कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे। तो लिटमस पत्र का प्रयोग क्या किया जाता है, उसके गुण को जांचने के लिए कि उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नीला लिटमस पत्र डालेंगे और तब देखेंगे कि इसका रंग क्या है, लाल हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें अम्ल होने को दर्शाता है। जब नीला लिटमस पत्र किसी विलयन में डाला जाता, विलयन मतलब घोल, विलयन में डाला जाता है तो उसका यदि रंग लाल हो जाता है, इसका अर्थ क्या है कि जो विलयन है वो अम्लीय है। और यदि लाल लिटमस पत्र के डालने के बाद लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है, इसका मतलब जो विलयन है वो क्षारीय है। ठीक है, इस तरह से पहचान होती है। लिटमस पत्र के द्वारा अम्ल, लवण, क्षार की पहचान होती है। अब देखिए जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ क्या अभिक्रिया करती है, अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो अधातुएं होती हैं वे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, जो ऑक्सीजन होता है वो जल में घुल जाता है। जलीय पौधे एवं जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं और जो जल में रहने वाले पौधे हैं या फिर जंतु हैं वो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। क्लोरीन जल में घुलनशील अम्लीय घोल बनाता है और जब क्लोरीन पानी में घुल जाता है तो जो घोल बनता है वो घोल होता है एसिडिक घोल तैयार होता है, अम्लीय घोल तैयार होता है। इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। अब जब क्लोरीन को जल में घोला जाए और उसके बाद उसको गर्म किया जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, मतलब एसिड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, समझ गए इतना तक। अब देखिए क्षार मतलब अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया, अधातुओं का अम्ल एवं क्षार के साथ क्या होता है अभिक्रिया, उसको देखते हैं। तो सामान्यतः अधातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापमान पर अभिक्रिया नहीं करती, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो अभिक्रिया या रिएक्शन नहीं करती है। किसके साथ, अम्ल एवं क्षार के साथ। ठीक है, इतना समझ गए। जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ देख लिए। अब ये क्षार तथा अम्ल के साथ भी आपने देख लिया धातुओं का रिएक्शन होता है कि नहीं। अब देखिए इस सारणी में धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना की गई है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुएं क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं धात्विक ऑक्साइड और अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड की प्रकृति, जो धातुएं
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्साइड बनाती है वो क्षारीय होती है और अधातुओं की क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जबकि जल के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन अपवाद एक है, जैसे ऑक्सीजन एवं क्लोरीन, वो क्या है, जल में घुल जाती है। ठीक है। बाकी जो अधातुएं हैं वो कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लों की से अभिक्रिया, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है और अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है। क्षार के साथ अभिक्रिया करके धातुएं धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है, उनमें कोई अभिक्रिया रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए इन्हें भी आप जानिए कि झारखंड के कुछ स्थान, हमारा राज्य झारखंड है इसलिए यहाँ के धातु अधातुओं के बारे में जानना चाहिए। तो झारखंड में पश्चिम सिंहभूम, बड़ा जामदा, गुआ, किरीबुरू में लोह अयस्क और तांबा अयस्क पाया जाता है। लोहरदगा में एल्युमिनियम अयस्क पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम पाया जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम, झरिया, धनबाद, रामगढ़ में कोयला और कोडरमा में अब्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, धातुएं और अधातुएं हैं जो झारखंड में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ एक दो प्रश्न है ना जो आपने ऊपर पढ़ा उसी से जुड़े हुए हैं। सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जल और वायु मतलब ऑक्सीजन दोनों से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और उसी से बचाने के लिए इसको केरोसिन में डालकर रखा जाता है। तो कौन कौन से अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से अधातु हैं जो कमरे के तापमान में भी अभिक्रिया करते हैं। ऊपर आपने पढ़ा है ना, तो जवाब देके कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब। अब देखिए धातु एवं अधातुओं के उपयोग। तो धातु के उपयोग देखते हैं पहले, उसके बाद अधातुओं के देखेंगे। धातुओं के उपयोग, पहला उपयोग है विद्युत तार का निर्माण। तो इसका उपयोग विद्युत तार के निर्माण में किया जाता है, जैसे तांबा और एल्युमिनियम का तार होता है ना। अब देखिए धातु का दूसरा उपयोग, बर्तन, मशीन एवं उपकरणों का निर्माण किया जाता है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम का इसमें प्रयोग होता है। मकान एवं पुल के निर्माण में भी धातुओं का प्रयोग होता है, जैसे लोहा का। गहने बनाने में भी धातु का प्रयोग होता है, जैसे सोना चांदी का। आतिशबाजियों में जैसे मैग्नीशियम का, क्योंकि ये तुरंत जल जाता है सफेद लाइट के साथ, जैसे आपने एक क्रिया ऊपर एक प्रैक्टिकल किया ना उसी तरह। तो 6 नंबर में खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में, जैसे एल्युमिनियम का फॉयल है ना जिससे खाना को ढक दिया जाता ताकि वो ज्यादा देर तक अच्छे से रहे, तो ये भी धातुओं का एक उपयोग है। अब है 7 नंबर में विद्युत फ्यूज तार एवं खाना पकाने के बर्तन में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे टीन का प्रयोग होता है। थर्मामीटर में भी इसका प्रयोग होता है। पारा द्रव्य अवस्था में थर्मामीटर में होता है, ताप वृद्धि के साथ ये ऊपर उठ चढ़ता है और उससे पता चलता है कि हमारा तापमान कितना है। अंतरिक्ष शोध में जैसे सोडियम, टाइटेनियम में भी इसका प्रयोग होता है। अब है एक्सरे हेतु, एक्सरे के लिए भी लेड का प्रयोग होता है, लेड धातु का प्रयोग होता है। तो ये हो गया धातुओं के उपयोग। अब देखते हैं अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग, पहला उपयोग है ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। तो ऑक्सीजन एक अधातु है, इसका उपयोग आग जलाने के लिए या फिर हमारे जैसे हम पेड़ पौधे सबके श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का बहुत महत्व है, हम ऑक्सीजन ही सांस में लेते हैं। 2 नंबर है विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट कार्बन के रूप में उपस्थित रहता है। तो विटामिन में, वसा में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में अधातु कार्बन के रूप में उपस्थित रहता है, उसका उपयोग हम करते हैं। कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में भी अधातु का उपयोग होता है। चौथा है हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में। तो हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है। हाइड्रोजन का वनस्पति घी के उत्पादन में भी
प्रयोग होता है। जहाँ वनस्पति घी बनते हैं उसका, या डालडा घी बोलते हैं, तो उसका उपयोग में, उसके उत्पादन में भी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। आयोडीन का रोगाणुरोधन के उपयोग में, तो आयोडीन में जब उसको रोगाणु मुक्त किया जाता है तो उसके लिए भी ये अधातुओं का प्रयोग होता है। आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन का आयोडाइज्ड नमक के रूप में उपयोग होता है। तो नमक में आयोडीन होना बहुत जरूरी है। उसकी कमी से घेंगा रोग हो सकता है, ग्वाइटर घेंगा जो गले में होता है वो रोग हो सकता है। इसलिए बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कीजिए। तो इसका उपयोग, नमक में भी आयोडीन का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में उपयोग होता है। भोजन को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन का पौधा द्वारा प्रोटीन बनाने में भी उपयोग होता है। द्रवित नाइट्रोजन का रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने, यदि कोई अपना शरीर का किसी भाग को दान किया है, डोनेट किया है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए भी द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में। तो क्लोरीन का उपयोग जल को, पानी को शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक जैसे गैमेक्सिन के निर्माण में किया जाता है। गैमेक्सिन का उपयोग पौधों में छिड़काव किया जाता है जिससे कीड़े मर जाते हैं पौधे के। तो कीटनाशक बनाने में भी क्लोरीन का प्रयोग होता है। अक्रिय गैस जैसे हीलियम का उपयोग गैस बैलून, जो गैस के बैलून होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, यदि आप उसको पकड़े रहे तो ठीक है, जैसे ही हाथ से छूटता है वो आसमान में उड़ जाता है, तो उसमें हीलियम गैस भरा रहता है, तो उसमें भी प्रयोग होता है। और नियोन का उपयोग 15 नंबर में है। नियोन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट में भरने एवं चमक के लिए किया जाता है। नियोन का उपयोग जो ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर भरने के लिए किया जाता है, नियोन भरा रहता है। और नेक्स्ट है आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। नियोन का उपयोग जैसे ट्यूबलाइट में होता है उसी तरह आर्गन का उपयोग जो विद्युत के बल्ब होते हैं उसमें किया जाता है। तो कितने सारे उपयोग है ना, धातुओं के भी बहुत सारे उपयोग हैं जो आपने ऊपर देखा, और अधातुओं के भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ गए हैं, धातु अधातु में अंतर समझ गए, उसके गुण को समझ गए और उसके उपयोग को भी आप समझ गए। तो इस पाठ में हमने बहुत सारी चीज सीखे हैं, तो एक संक्षेप में देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं बहुत ऊंचा होता है। और धातुएं वायु की उपस्थिति में जलकर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय होते हैं। और नेक्स्ट है धातुएं जल से प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किंतु अधातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अधातुएं सामान्य तापक्रम में अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और अधातुएं क्षारों के साथ सामान्य स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं और अधातुओं का हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग है जो हमने ऊपर देखा। तो इस तरह से आप पूरा पाठ समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है उसको आप बनाने का कोशिश करेंगे। यदि आप पाठ अच्छे से समझ गए हैं तो प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, और कोई दिक्कत होगा तो मुझसे कहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।